बड़ी संख्या में लोग आए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। उसी कड़ी में मैं सबसे पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख बस्ती महेश सिंह जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। रामकरण चौरसिया जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके आए, मैं उनको बधाई देता हूं। शिवशंकर सिंह जी, उनको मैं बधाई देता हूं। अरविंद सिंह जी पार्टी में शामिल हो रहे, बधाई देता हूं। राजकुमार निषाद, उनको बधाई देता हूं। हंसराज कोल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, साथ ही साथ अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उनके सम्मान, उनके हक और उनके मुद्दों का पूरा ध्यान रख करके उन्हें सम्मान देने का काम करेगी। राम सफल लोकतंत्र जनता दल के हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा से जोड़ने वाले त्रिभुवन पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके सामने भी बहुत ही वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी में रहे, मंत्री रहे और लगातार जनता के बीच में सेवा करते रहे। लगातार वो सदन में गरीबों की, पिछड़ों की और जिन्हें आजादी के बाद अभी भी हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लालजी वर्मा जी और राम अचल राजभर जी, इनका सहयोग और समर्थन मिला है। और 7 तारीख को अंबेडकर नगर में अपनी जनता के बीच में समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं इन सब नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि जनता के बीच में जाएं और समाजवादी पार्टी से और विचारधारा से जो जुड़ना चाहते हैं उसे लगातार जोड़ते रहें। समाजवादी पार्टी जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चल रही है, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों महान लोगों को और उनके विचारों को साथ लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी जनता को एक नई दिशा में ले जाकर के और उत्तर प्रदेश को कैसे विकास के रास्ते पे ले जाए, उसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी प्रयास करती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से सपने दिखाए गए और आज 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, जो घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज जब धान की फसल खड़ी है खेतों में, पूरे उत्तर प्रदेश के किसान को किसी को भी धान की कीमत नहीं मिल रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसानों को भरोसा दिला रही थी कि सरकार बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आज वही किसान जानना चाहता है क्या धान की उसे कीमत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और मजबूरी में किसान को अपना धान जलाना पड़ रहा है। कोई पूछने वाला नहीं किसान को। और इधर जो बारिश आई जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ, आलू का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हो गया और खेतों में जो फसलें थी उनका नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रही और एक भी किसान की अभी तक मदद नहीं की गई। कई किसानों का पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इन किसानों की आय दोगुनी होना तो दूर, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजों के पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही।
और सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं के भाषण सुने तो उन्हें लगता है कि महंगाई है ही नहीं, डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं है। कभी वही भारतीय जनता पार्टी जो डॉलर की कीमत के लिए कहती थी कि डॉलर की कीमत कहां जा रही है, रुपया कहां गिरता जा रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि डॉलर की कीमत क्या होगी रुपए के सामने। जिस तरीके से पेट्रोल 100 के पार है, उसी तरह यूके का बॉन्ड भी 100 के पार चला गया। जो लोग आय दोगुनी कर रहे थे उन्होंने महंगाई दोगुनी कर दी। बड़े बड़े आयोजन हुए थे लखनऊ में, चाहे वो डिफेंस का वो आयोजन हो और चाहे इन्वेस्टमेंट मीट रही हो। आज उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है और खासकर नौजवान जानना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टमेंट के बहाने कितनी नौकरी और कितने को रोजगार मिला है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हक और सम्मान देने के लिए रास्ता खोला था, जब सरकारी कंपनियां खत्म हो जाएंगी, सरकारी नौकरियां नहीं होंगी, तो आखिरकार वो हक और सम्मान कहां मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चीजों को बेच रही है। एयरपोर्ट दिखाई दे जाए तो एयरपोर्ट बिक जाएगा, हवाई जहाज दिखाई देगा तो हवाई जहाज बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन की जमीनें बेच दी, ट्रेनें बिकने जा रही हैं। और फिर जो जो सपने दिखाए थे नौकरी के, रोजगार के, महंगाई कम करने के, इन्वेस्टमेंट के, वो आखिरकार कहां है। ये भारतीय जनता पार्टी कपट, धोखे, छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कपट से, धोखे, छल के साथ साथ दलदल में खिलाया है झूठ का फूल। और कितना भ्रष्टाचार है। मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर आरोप लगा रहा हो कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, बेईमानी हो रही है। एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। ये कहां हो रहा था। इसे झूठ के फूल का समय खत्म हो गया है। और साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि ना साइकिल पे डीजल चलता ना पेट्रोल चलता है। तो जो डीजल पेट्रोल समाजवादी लोग साइकिल चलाएंगे तो नहीं लेंगे, तो मुनाफा किसको मिलेगा। समाजवादी पार्टी और मैंने कई बार पूछा इसी मौके पर यहीं पर कि जो डीजल पेट्रोल है उसका आखिरकार मुनाफा कहां जा रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल कम था तब भी जनता से वसूल रहे थे पैसा, तब भी मुनाफा वसूला जा रहा था और आज भी वसूला जा रहा है। डीजल पेट्रोल की महंगाई देख लें, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है हर जरूरत की चीज महंगी हो जाती है। सुबह से लेकर के शाम तक जो खाना खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वो सब महंगा है। आज सरसों का तेल कहां पहुंच गया। सरसों के तेल के कीमत क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। भारत सरकार से पूछा गया कि आखिरकार ये सस्ता क्यों नहीं है, कड़वा तेल सस्ता क्यों नहीं है। तो भारत सरकार में मंत्री कहते हैं कि सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए महंगा नहीं है। और जो आज अगर मीटिंग हो भी रहेगी तो हो सकता है सरसों के तेल की कीमत को गिराने के लिए मिलावट बढ़ा दे बीजेपी, कि सरसों के तेल में मिलावट हो, शुद्ध सरसों का तेल भी जनता को ना मिले, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज महंगाई है, बेरोजगारी है और लगातार लोगों के साथ अन्याय हुआ है। इतना अन्याय, इतना उत्पीड़न कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए झूठ के फूल खिलाए जा रहे हैं और झूठ के फूल खिलाएंगे ये लोग। जनता इतना सावधान है और मुझे खुशी है जिस तरीके का समर्थन सहयोग मिल रहा है, जिस तरीके से दूसरे दलों के लोग आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिता करके अगली सरकार बना दे। खाद को लेकर के ललितपुर में दुखद घटना हुई कि जहां किसान
लाइन में लगा रहा, उसकी जान चली गई। इस सरकार ने खाद खरीदने की कोई तैयारी नहीं की। जहां उत्तर प्रदेश सरकार, जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली वाली सहयोग कर रही है, आखिरकार क्या वजह है कि किसान को डीएपी, किसान को खाद जब उसको जरूरत है तब नहीं मिल पा रहा है? और सरकार आखिर क्या क्या कर रही है? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, डीएपी महंगी कर दी और खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। आलू भी महंगा हो गया, दुगना रेट हो गया। सरकार को भ्रष्टाचार। समाजवादी साइकिल को न पेट्रोल न डीजल की जरूरत है, न डीजल और पेट्रोल की जरूरत है। आखिरकार भारत सरकार ये बताए कि जो डीजल और पेट्रोल से मुनाफा कमाया जा रहा है, ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? क्योंकि साइकिल से आपत्ति यह है कि साइकिल जब चलेगी तो ना पेट्रोल ना डीजल, और जब पेट्रोल डीजल साइकिल नहीं खरीदेगी, नहीं पड़ेगा, तो मुनाफा नहीं मिलेगा उन्हें। और भ्रष्टाचार तो सोचिए, उप मुख्यमंत्री ने क्या मुख्यमंत्री के लिए चिट्ठी नहीं लिखी? क्या भ्रष्टाचार हुआ? क्या आईपीएस ने आईपीएस के लिए नहीं लिखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया? उसकी जांच चल रही है। उप मुख्यमंत्री की लिखी हुई चिट्ठी, क्योंकि पिछड़े मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, उसकी हो सकता है वो चिट्ठी कूड़ेदान में फेंक दी गई हो, क्योंकि पिछड़े जाति के उप मुख्यमंत्री ने कुछ जानकारी दी थी, कुछ जानकारी लेना चाहिए थी, आखिरकार उसकी जानकारी कहां है? तो सोचो, मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए हो, वो चिट्ठी कहां है? आपको सार्वजनिक करनी चाहिए चिट्ठी। अगर ये सवाल आप पूछ रहे हो तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि वो मुख्यमंत्री की चिट्ठी मुख्यमंत्री के लिए लिखी गई, वो दिखाए कहां है। और वो आईपीएस ने आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जो जांच चल रही थी, उसकी रिपोर्ट कहां है? मैं मऊ जा रहा हूं। सवाल इस पर एक ये है कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उन्होंने 2 हेलीकॉप्टर बुक किया है, एक आप आएंगे, एक से वो आएंगे, तीसरा भी हेलीकॉप्टर। सवाल हेलीकॉप्टर का नहीं है, सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी का दल और हमारे राजीव वर्मा जी, रामचंद्र आर्य जी, दिलीप सरोज जी और इधर हमारे राम प्रसाद चौधरी जी, त्रिभुवन दत्त जी और राममूर्ति वर्मा जी सब एक मंच पे बैठे हैं, और पीछे देखो कितने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। तीसरा साथी भी आएगा क्या? अब जब नेता जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में सीट कितनी होती है? देखिए, सबसे बड़ा आप ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज मेडिकल कॉलेज उद्घाटन हो रहे हैं। जिस समय जनता को दवाई की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इलाज की जरूरत थी, जिस समय उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कहां थी? उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने अनाथ छोड़ दिया। और जो पहले से चल रहे मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? बदायूं मेडिकल कॉलेज, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? यही केजीएमयू जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? आगरा मेडिकल कॉलेज जो सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, क्या उसको पर्याप्त बजट मिल रहा है? क्या कानपुर के मेडिकल कॉलेज को पर्याप्त बजट मिल रहा है? सैफी के मेडिकल कॉलेज को न दें आप, लेकिन और मेडिकल कॉलेजों का बजट क्यों रोक दिया आपने? वहीं जौनपुर का मेडिकल कॉलेज जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुआ था, आखिरकार क्यों पूरा बजट नहीं मिला? समाजवादी सरकार में शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसको बजट क्यों नहीं मिला? फैजाबाद का मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार में बन रहा था, उसको बजट पूरा क्यों नहीं मिला? झांसी में अलग से 500 बेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हुआ है, झांसी मेडिकल कॉलेज को बजट क्यों नहीं मिल रहा? बांदा के मेडिकल कॉलेज जिसको बनाने का काम किया, उसको क्यों नहीं मिल रहा पूरा? आजमगढ़ में जो अदर और फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी थी, और मुझे याद है जिस समय कोविड आया और जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्या भारत के देश की सरकार ने आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट दिया था? क्या उसको अगर कहीं ऑक्सीजन प्लांट मिला था तो हमारी खुद की निधि से हमें खुद वहां पर ऑक्सीजन प्लांट देना पड़ा। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पहले से जो चल रहे हैं, पहले से जो बनकर के तैयार हुए हैं, क्या उसका बजट कहां है?
ये केवल झूठ के फूल हैं और कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने सबसे बड़े नेता, जिस पत्रकार साथी ने यह सवाल पूछा है, मैं उस पत्रकार साथी से निवेदन करूंगा कि यहीं लखनऊ में सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई थी, उसका शिलान्यास हुआ था। वो सोचिए कहां चल रही है यूनिवर्सिटी। धन्यवाद साथियों, लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसी खबरों को सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश।